Okay, so our next part is phenol. Phenol. So phenol क्या होता है ना? देखिए, phenol is also a water derivative. मीन्स अगर हमारे पास वाटर है, वाटर में से हम लोग H को सब्स्टिट्यूट कर दें, एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। वाटर में एच एच के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री 28 मिनट होता है। एल्कोहल में अगर R स्मॉलर ग्रुप है तब दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 108 डिग्री 0.9 मिनट होगा। सिमिलरली अगर वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हम लोग फिनाइल ग्रुप ऐड कर दें, ऑक्सीजन में फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दें, ये आपका हो जाएगा फिनाइल ग्रुप, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ये हमारा इनके बीच में एंगल लगभग 109 डिग्री बनता है। तो ये है हमारा फिनॉल। तो फिनॉल is also a water derivative of water, है ना, where we replace the H with phenol, phenolic group. ओके, तो फिनॉल क्या होता है? देखिए, फिनॉल भी हमारा जैसे ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल में जो OH होता है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है, जिसमें ये वाला पार्ट आपका फिनाइल है और पूरे को हम लोग कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये है आपका फिनाइल और ये है आपका फिनॉल। ठीक है, ये है आपका फिनॉल। तो देखिए, जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री होता है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है? फिनॉल का है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। दूसरा, अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है ना, sp3 कार्बन से OH अटैच होता है, जबकि हमारा जो फिनॉल होता है इसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा होता है? sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। अल्कोहल में रिजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे रिजोनेंस होता है। और रिजोनेंस क्या करता है? कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे रिजोनेंस होता है, यहाँ पे रिजोनेंस नहीं होता है, यहाँ पे रिजोनेंस होता है। अब अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो स्मॉलर होगा, है ना, लेकिन जो बेंजीन होता है, बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसीलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो स्मॉलर होगा, है ना। तो यहाँ पे कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ वो कैसा होगा? स्मॉलर होगा। और यहाँ पे कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो लार्जर होगा। कैसा होगा? लार्जर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अल्कोहल और फिनॉल। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल, है ना, फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड। हम इसको बनाएंगे कैसे? प्रिपरेशन मेथड। ठीक, देखिए, सबसे पहले हम लोग फिनॉल को बनाते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट।
तो देखिए, जैसे आपके पास है बेंजीन, बेंजीन नहीं एनिलीन है, जैसे मान लीजिए आपके पास एनिलीन NH2। अगर हम एलिनीन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, या तो इसके साथ रिएक्शन करवा लीजिए या आप करवा लीजिए NaNO2 प्लस H2SO4, है ना। NaNO2 का एसिड के साथ रिएक्शन करवाए, चाहे HCl के साथ करवाए, चाहे H2SO4 के साथ करवाए, कितने 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, यानी लोअर टेम्परेचर में करवाना, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक। यहाँ से भी नाइट्रस एसिड बनेगा। अब ये नाइट्रस एसिड अटैक करेगा किस पे, एनिलीन में, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रस एसिड से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, NO प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक। अब ये जाके इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइअजोनियम, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है डाइअजो और Cl माइनस, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड मिल जाता है साथ में से, ठीक है। अब इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का अगर हम लोग वाटर से रिएक्शन करवाएं या वाटर में बॉईल करें, एसिडिक वाटर में H+, एसिडिक वाटर में अगर हम लोग इसको बॉईल करें तो क्या होगा, इसमें से नाइट्रोजन एस्केपेबल गैस है, नाइट्रोजन निकल जाएगी, है ना, और यहाँ पे आके OH जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और साथ में HCl गैस निकल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। तो इस तरह से हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना सकते हैं, है ना। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का हम लोग वाटर से रिएक्शन कराएंगे, जिसमें से नाइट्रोजन और HCl गैस रिमूव हो जाएगी और हमारा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है जिससे हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एनिलीन ही है, इस तरह से NH2 NH2 NH2, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, HNO2 से रिएक्शन करवा देंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करेगा, इसमें से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बना देगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। फिर बाय बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का हम लोग किससे करवा देंगे, वाटर के साथ करवा देंगे, वाटर में बॉईल कर देंगे, एसिडिक वाटर में, ठीक। तो ये सीधा हमें क्या बना के दे देगा, ये हमें सीधा फिनॉल बना के दे देगा, ये फिनॉल, ये फिनॉल और ये फिनॉल। तो इस तरीके से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को हम लोग फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है हम लोग का डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस क्या होता है, डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, तो डाउस प्रोसेस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ हम लोग से, मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, अब इसका रिएक्शन हम लोग करवा देंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, हाई प्रेशर 300 ATM, है ना, इसके साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, फिनॉल बना लेगा, OH, ठीक है, और साथ में NaCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डाउस प्रोसेस से बना सकते हैं, है ना। ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, लेकिन कब, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रिएक्शन करवाया जाए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं। एक और है फिनॉल बनाने का, फ्रॉम
फ्रॉम सल्फोनिक एसिड, है ना, सल्फोनिक एसिड से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। देखिए इसमें आप कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन करवा दीजिए आप ओलियम के साथ, ओलियम क्या है H2SO7, ओलियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो बेंजीन ओलियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाता है सल्फोनिक एसिड SO3H, ये बन गया सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं NaOH के साथ, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, NaOH के साथ इसका आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा आपका यहाँ पे ONA, इसके भी दो मॉलिक्यूल ले लो, ONA बन जाएगा, और साथ में आपका बन जाएगा Na2SO3, है ना, यहाँ पे ले लो, 4 ले लो, Na2SO3 बन जाएगा, साथ में और कौन सी गैस निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ठीक, Na2, एक दो Na इधर चला गया, एक Na, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है, एक ये बन जाएगा। फिर इसका हम लोग रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ, ठीक है, एक तो Na2SO3 बन जाएगी, साथ में हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग वाटर के साथ करवा दें, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग एसिडिक वाटर के साथ करवा देते हैं, जैसे H+H2, एसिडिक वाटर के साथ अगर इसका रिएक्शन करवा दोगे तो OH Na को H+ जो है तो Na को रिप्लेस कर देगा, और फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये बन जाएगा OH, ठीक है, Na यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, OH के साथ रिएक्शन कर देगा तो NaOH साथ में बाई प्रोडक्ट बना सकता है, क्या बना देगा, NaOH बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनली हमें यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड है फ्रॉम डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास हेलोएरीन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास फिनॉल बन रहा है, OHCl को रिप्लेस कर रहा है, NaCl बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा फिनॉल बन जाएगा। उसके अलावा हम लोग सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल बना सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सल्फोनिक एसिड है, जो ओलियम को H2SO7 से रिएक्शन कराते हैं तो हमें सल्फोनिक एसिड मिलता है, सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन करवाए हैं तो पहले ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और फिर इसका रिएक्शन हम लोग एसिडिक वाटर के साथ कराएंगे तो ये Na को रिप्लेस करके क्या बना लेगा, हमारा फिनॉल बना लेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया फिनॉल प्रिपरेशन का। यहाँ तक फिनॉल की हमने 3 प्रिपरेशन मेथड्स देख ली, है ना। पहला हम लोग फिनॉल बनाए थे फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने डाउस प्रोसेस देखा, उसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय decarboxylation of decarboxylation of sodium salicylate decarboxylation of sodium salicylate and derivatives, sodium salicylate and derivative। देखिए तो ले लेते हैं सोडियम सैलिसिलेट,
मान लीजिए ये है आपका सोडियम सैलिसिलेट OH COON, ठीक। इसका हम लोग रिएक्शन करवाएं कास्टिक सोडा और सोडा लाइम के मिक्सचर से। कास्टिक सोडा NaOH सोडा लाइम हो गया और CaO आपका कास्टिक सोडा हो गया, इन दोनों से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। देखिए NaOH NaO माइनस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो ये जो COO जो है NaO माइनस से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक। और क्या बना लेगा, Na2CO3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये यहाँ से टूटेगा, ब्रेक हुआ है ना, किस में टूटा है, ये प्लस में, तो इधर माइनस वाला पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे जाएगा H प्लस अटैच हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये है हमारा फिनॉल, है ना। और यहाँ पे आएगा H प्लस जुड़ जाएगा, H प्लस को हम लोग दिखाते नहीं हैं, और साथ में Na2CO3 एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग सोडियम सैलिसिलेट का रिएक्शन सोडा लाइम और क्विक लाइम के मिक्सचर से करवाते हैं, तो जिसमें से सोडियम कार्बोनेट रिलीज हो जाता है और हमें फिनॉल मिल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, है ना। अब हम लोग क्यूमीन से बनाते हैं फिनॉल, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन, अब क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास है बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन करवा दीजिए आप लोग प्रोपीन से, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा प्रोपीन, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये शिफ्ट होते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इसको अगर हम लोग एसिड से रिएक्शन करवाएं, H प्लस एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, एक में माइनस चार्ज आएगा, एक में प्लस चार्ज आएगा, तो ये जो H प्लस है ये जाएगा माइनस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 और ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज जाके कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ये पैरा पोजीशन यहाँ पे बना देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका CH, एक तरफ CH3, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा CH, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा CH, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे करवाएं, एयर से करवाते हैं, O2, है ना, यानी कि परऑक्साइड, तो ये क्या बनाता है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है। तो एयर के साथ अगर आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बना लेगा, क्यूमीन परऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो बना लीजिए, ये बन गया आपका क्यूमीन परऑक्साइड COOH, और यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो ये बना लिया आपका क्यूमीन परऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब फर्दर इसमें हम फिर से एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, है ना, एसिडिक वाटर से इसका रिएक्शन करवा दीजिए, H प्लस इससे रिएक्शन करवा दीजिए एसिडिक वाटर के साथ, तो H प्लस क्या होगा, जाएगा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो ये जाएगा और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन 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 के साथ एक H और आके जुड़ी है, प्लस चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन में। ठीक, ये बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो इस ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से -H2 वाटर अलग हो जाएगा। तो इसके आगे क्या बनेगा, यहाँ से H2O को आप रिमूव कर दीजिए। फाइनली आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा ये CH3 O+, ये मिल गया। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा कार्बन से, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ से कीटोन बन के बाहर हो जाएगा। अब इस प्लस चार्ज में जो यहाँ पे आएगा, जो कार्बन यहाँ से ब्रेक होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आके जुड़ेगा, OH-, हमने H+ को जोड़ा था, OH- बचा हुआ था, है ना। हमने क्या लिया था, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर में हमने अभी तक किसका यूज़ किया है, H+ का यूज़ किया है। ठीक है, बचेगा क्या, OH-, है ना। यहाँ पे हमने एसिडिक वाटर H+ इन H2O, एसिडिक वाटर जहाँ भी लिया होगा आपने, तो हमारे पास सॉल्यूशन में अभी OH- बचा हुआ है। ठीक है, तो वो OH- आएगा और यहाँ प्लस वाले से जुड़ जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये बन गया हमारा फिनॉल, OH- जुड़ गया, साथ में बन गया कीटोन। साथ में बन गया कीटोन। ठीक है, इस तरह से आप, ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यूमीन से हम लोग कैसे फिनॉल बनाते हैं। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन का प्रोपीन के साथ रिएक्शन करवाया एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें मिल गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, तो ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड मिला, इसका फिर एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिए। ठीक है, एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट भी, कीटोन वाला पार्ट बाहर हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा OH- सॉल्यूशन में, तो OH- जाके यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले H+ अटैक किया है तो वाटर अलग हुआ है, वो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया है, ये ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया है, तो ये कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा रिंग के साथ, तो यहाँ पे रिंग में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये कंपाउंड अलग हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज में OH- आयन आएगा, अटैच हो जाएगा, हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, हमें फाइनली मिल जाएगा क्यूमीन। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, मोर ज़्यादा होता है, क्योंकि एल्कोहल्स में जो OH बॉन्डिंग पाई जाती है ना, OH बॉन्डिंग के कारण इनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्कोहल है CH3OH, है ना, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, OH CH3। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे, ये क्या करेगी, इनको आपस में गेट टुगेदर जोड़ के रखती है। ठीक है, वैसे अगर हमारे पास फिनॉल है, ये मान लीजिए हमारे पास फिनॉल है, ठीक, OH,
अब ये फिनॉल क्या होगा, HO। अब ये क्या करेगा, दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देगा, H बॉन्डिंग बना देगा। तो इस H बॉन्डिंग के कारण इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है कंपैरेटिवली अदर मॉलिक्यूल्स, है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। वैसे कंपैरिजन करके देखा जाए तो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ईथर का, और सबसे ज़्यादा कम होता है हाइड्रोकार्बन का, है ना। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, देन ईथर का होता है, और फिर सबसे कम होता है हाइड्रोकार्बन का। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाई ड्यू टू H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग के कारण हाई होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड देखिए सॉल्युबिलिटी। तो जो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग की, ठीक, ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखिए ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी इफेक्टिव सरफेस एरिया अल्कोहल का उतना कम होगा, है ना। जितना कम इफेक्टिव सरफेस एरिया होगा मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना कम होगा, जितना कम हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नॉर्मल चेन है CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है ना। अगर इसमें हम लोग ब्रांचिंग कर दें, अभी कितने कार्बन है, 4, तो 1 2 3, अब देखिए ये ब्रांचिंग हो गया, और ब्रांचिंग करना है तो और ब्रांचिंग कर दीजिए, एक कार्बन ले लीजिए उसमें से 3 जोड़ दीजिए, हो गए 4, CH3 CH3 CH3। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, और यहाँ सबसे कम है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाता है। अब देखिए इसमें जो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, तो ये पार्ट जितना छोटा होगा, है ना, अल्कोहल उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट जितना स्मॉलर होगा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना स्मॉलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब ये ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ना, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये इसके। अब देखिए इसमें जैसे मैं आपको बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट में जैसे मैं आपको बता रहा था कि अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2OH एथेनॉल है, ठीक है, और आपके पास 2 कार्बन वाला कीटोन है जैसे एसीटोन है, CH3 ईथर है CH3OCH3, और आपके पास 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है नॉर्मली CH3 CH3। तो हमेशा याद रखना है कि जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन ईथर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सॉल्युबिलिटी जो है तो ब्रांचिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि मोलर मास जितना ज़्यादा होगा मतलब जितना बल्की ग्रुप होगा
हाइड्रोकार्बन उतना ज़्यादा होगा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। इसीलिए सॉल्युबिलिटी हमारी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।